Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. In this video, we are going to decode the UPSC Civil Services Examination syllabus and we'll understand what is the pattern of this examination. इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस को डिकोड करके उसे समझने की कोशिश करेंगे और इस एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको भी हम देखेंगे. So first of all, let us look at the eligibility for this examination. तो आइए सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी को देखते हैं. Obviously आप सभी लोगों को मालूम होगा that you need to be a graduate recognized by the government of India. तो ये तो सबसे पहली बात है कि आपको एक ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको भारत सरकार रिकॉग्नाइज करती है. आफ्टर दैट लेट अस कम टू द एज लिमिट. इसके बाद हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं. इफ यू बिलोंग टू द जनरल कम्युनिटी देन द मैक्सिमम एज लिमिट इज 32. नाउ दिस 32 एज लिमिट इज व्हेन you guys would be joining the academy and the age is generally counted from 1st of August every year. 1 अगस्त से हर साल इस एज को कैलकुलेट किया जाता है. सो लेट्स से if your age right now is 31 years, so that means this is your last attempt if you belong to the general community. तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा. अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं कैटेगरी में then your maximum age limit is 35. If you belong to scheduled caste or scheduled tribe then your maximum age limit is 37. And if you belong to physically handicapped category then your age limit is 42. At the same time the number of attempts for the respective categories are also mentioned. इसी के साथ साथ कितने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे वो भी यहां पर मेंशन्ड है. अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे. अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे. एससी एसटी के लिए कोई अटेम्प्ट की कोई एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है जब तक उनकी एज 37 नहीं हो जाती. टिल द टाइम देयर एज डजंट बिकम 37 दे कैन गिव इनडेफिनिट अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स. वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं. सिमिलरली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी है उसके लिए भी कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स स्पेसिफाइड नहीं है. एज लिमिट स्पेसिफाइड है. नाउ अंडर दिस फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी ऑल्सो ये जो मैक्सिमम एज लिमिट है इसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड है और वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है देन द एज लिमिट इज 42. लाइकवाइज इफ अ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट who is also an OBC candidate want to appear in this examination then the maximum age limit is 45 and any SC or ST candidate who is physically handicapped will get the age limit up to 47 years. So this is the upper age limit for UPSC Civil Services examination. I hope you guys have got a fair idea about it. Now this is the entire roadway or the entire journey or the entire पाथ दैट यू हैव टू कवर. ये है वो पूरी जर्नी जो आप लोगों को कवर करनी है. इस यूपीएससी के एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं. देयर आर 3 स्टेजेस इन दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. स्टेज 1 इज प्रीलिम्स और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. स्टेज 2 इज यूपीएससी मेंस एग्जाम एंड स्टेज 3 इज द इंटरव्यू, द पर्सनल इंटरव्यू. जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं. आगे हम इसको अभी डिटेल में देखेंगे. मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं. देयर आर टोटल 9 एग्जाम्स. इंटरव्यू एक पैनल आपका पर्सनल इंटरव्यू लेगा एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 275 मार्क्स. अब मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है और इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपको आईएएस कैडर मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस या और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कस्टम्स, एक्साइज. सो दिस इज हाउ दिस एंटायर रोड मैप विल लुक लाइक. और ये पूरी तैयारी लगभग ये जो एग्जाम की ये जो पैटर्न है ये भी लगभग 8 से 9 महीने चलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर जून में प्रीलिम्स होता है तो फिर
अक्टूबर नवंबर के आसपास मेंस होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा मार्च के आसपास, मार्च के आसपास इंटरव्यू होगा, और लगभग मार्च अप्रैल के आसपास फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो लगभग ये पूरा एक साल तो आपको एग्जाम देना है, और इसकी तैयारी में भी लगभग एक साल का समय लगता है। अब हम एक एक करके इन सारे लेवल्स को हम डिकोड करते हैं। सो let us try to decode these exams level by level. So let us first talk about stage 1 or level 1 prelims, UPSC preliminary examination. Now this examination is ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, यानी कि एक सवाल पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस एग्जाम इज आल्सो नोन एज MCQ बेस्ड एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम। Out of these 4 options, you guys have to choose any one option which you find is the most appropriate answer to that particular question. तो इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक जवाब ही सही होता है, और आपको एक OMR शीट दी जाती है, उसमें आपको बबल फिल करना पड़ता है करस्पॉन्डिंग टू दैट क्वेश्चन। उसी जैसे फॉर एग्जांपल एक शीट में 1 से लेके 100 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो 1 के करस्पॉन्डिंग अगर बी आंसर है तो बी के बबल को आपको फिल करना है, सेकंड का अगर सी आंसर है तो सी के बबल को फिल करना है। सो दिस वे यू गाइज विल बी फिलिंग दी OMR शीट। अब इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी 2 पेपर होते हैं, वन इज पेपर 1 एंड वन इज पेपर 2। पेपर 1 is the GS paper or General Studies paper. Paper 2 is CSAT paper और Civil Services Aptitude Test. पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों में ही मैक्सिमम आप 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। Another important thing over here is paper 2, which is Civil Services Aptitude Test, is only qualifying in nature. इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। तो अगर आप इस सेकेंड पेपर में अगर आप 33% मार्क्स लाएं या 80% मार्क्स लाएं, इट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज यू आर getting 33% marks, that is 66 marks out of 200, there is no further need to worry in this paper. तो फिर किस बेसिस पर स्टूडेंट्स मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे? ऑन व्हाट क्राइटेरिया? इट विल बी डिसाइडेड अपॉन द मार्क्स दैट यू विल स्कोर इन द पेपर 1 of the prelims examination. So let's say if the cutoff for general category of paper 1 is 98 out of 200, तो अगर आपने इस पेपर में पेपर 2 में 200 आउट ऑफ 200 भी स्कोर किया है, लेकिन पेपर 1 में आपका स्कोर है 97 आउट ऑफ 200, then you will not qualify for the mains examination. Whereas a candidate who has scored equivalent to the cutoff marks, यानी कि कट ऑफ के बराबर अगर किसी स्टूडेंट के 98 मार्क्स है 200 में से, और वही पेपर 2 जो कि CSAT है उसमें 66 मार्क्स हैं 200 में से, देन दैट कैंडिडेट विल क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग यूपीएससी के पैटर्न की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग इसके सिलेबस को भी देखेंगे। नाउ दिस इज द पैटर्न ऑफ यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. Unlike the preliminary examination, which is objective in nature, the UPSC mains examination is subjective in nature. यानी आपको जो क्वेश्चंस दिए होंगे पेन एंड पेपर मोड में, आपको उसके आंसर्स लिखने पड़ेंगे करस्पॉन्डिंग टू दी वर्ड लिमिट। कुछ आंसर्स की कुछ अलग वर्ड लिमिट होगी, कुछ आंसर्स लॉन्ग ऐसे टाइप होंगे, उनकी अलग वर्ड लिमिट होगी। अब इसमें कई पेपर्स होते हैं। एक ऐसे का पेपर होता है जिसमें आप मैक्सिमम 250 मार्क्स ला सकते हैं। इसी तरह से जीएस के पेपर्स भी होते हैं, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा आपका ऑप्शनल का पेपर भी होता है, और ऑप्शनल में आपको एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, और उस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, ईच ऑफ 250 मार्क्स। इसके अलावा एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है जिसके 300 मार्क्स होते हैं। इस इंग्लिश के अलावा
आपको एक दूसरी लैंग्वेज का भी पेपर देना पड़ता है। इट कुड बी हिंदी, इट कुड बी पंजाबी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। उसके भी 300 मार्क्स होते हैं। अब ये जो इंग्लिश का पेपर है और जो आप एक रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे, बोथ ऑफ दीज पेपर्स आर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। इन दो पेपर में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर इन दो पेपर में आप क्वालिफाई करते हैं तो इट डज नॉट मैटर कि इन दो पेपर में आपका स्कोर कितना है। मार्क्स फॉर दीज टू पेपर्स और आर नॉट काउंटेड फॉर रैंकिंग। जैसे हमने अभी सी सैट का देखा था, इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स ऑफ सी सैट in UPSC prelims is not counted for merit list which is prepared for the selection into UPSC mains examination. In the same manner, in the same way, the marks obtained in Indian language paper and in English compulsory paper is just qualifying and is not counted for the final merit list. लेकिन ये जो ऐसे होता है और ये जो GS 1, 2, 3, 4 होता है, इसके मार्क्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके दो पेपर हैं, इसके मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। और ऐसे का पेपर GS 1, 2, 3, 4 और ये ऑप्शनल के दो पेपर को मिलाकर टोटल आपके 1750 मार्क्स आपको मेंस में मैक्सिमम मिलते हैं एंड दीज आर काउंटेड इन योर फाइनल मेरिट लिस्ट। आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट द लेवल 3 or the third final level, which is the interview. Now the maximum marks which a candidate can get in the interview is 275. Generally the personal interview is conducted in New Delhi in the UPSC house or in the UPSC station, which is conducted by a panel of 5 members, जिसमें से एक board president होते हैं and there are 4 members. In some cases there might be 3 people also. Now the final rank is based upon the mains answer score which I told you just now और इंटरव्यू के स्कोर। तो आपके यूपीएससी मेंस के स्कोर प्लस आपके यूपीएससी इंटरव्यू के स्कोर को ऐड करके फाइनल जो आपके मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पर एक हर कैटेगरी वाइज जनरल, SC, SC, OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड की एक कट ऑफ लिस्ट बनेगी और एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, एक general merit list prepare होगी irrespective of the category. Now based on that it will be decided whether you have qualified in this examination or not. After understanding the scheme or the pattern of this examination, let us have a look at the overview of the UPSC prelim syllabus. UPSC prelim syllabus को हम देखते हैं। तो इसका जो पहला पेपर होता है जिसके मार्क्स ऐड होते हैं, GS पेपर 1, इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछी जाती है इंडिया की और फ्रीडम स्ट्रगल से सवाल आते हैं। नाउ इफ यू गाइस कैन लुक ओवर हियर, वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट आस्क्ड इन द UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। इंडियन ज्योग्राफी इज ऑल्सो आस्क्ड एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इज ऑल्सो आस्क्ड। अब इसी के अंदर अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को अगर आप देखें, अंडर दिस इटसेल्फ फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल्सो आस्क्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी से भी सवाल आते हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी आर ऑल्सो आस्क्ड एंड क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द गवर्नेंस आर ऑल्सो आस्क्ड। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यानी कि सोशियोलॉजी से थोड़े रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसमें इंडियन इकोनॉमी से भी रिलेटेड, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो जनरल साइंस यहां पर लिखा हुआ है, दो दिस इज रिटन एज जनरल साइंस बट द क्वेश्चंस which are asked in the examination is related to science and tech। मतलब बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसमें रीसेंट डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जैसे कोविड से रिलेटेड या कोई सैटेलाइट से रिलेटेड, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनवायरमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
फॉर जीएस पेपर 1। इसमें एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटिव भी सवाल पूछे जाते हैं। नाउ दिस इज द क्वालिफाइंग पेपर जीएस पेपर 2। इसमें अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करी जाती है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स चेक किए जाते हैं, थोड़े बहुत आपसे एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछी जाएगी जस्ट टू चेक योर लॉजिकल रीजनिंग, काफी बेसिक और इजी होती है। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें देखा जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कैसी है। इसके अलावा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल तक की ये भी पूछी जाती है, और कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें कुछ एक ग्राफ दिया होगा या एक पाई चार्ट दिया होगा, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्लास 10th लेवल तक के पूछे जाएंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग दी प्रीलिम सिलेबस। अब यूपीएससी मेन सिलेबस में एक पेपर तो होता है आपके एसए का, और 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके ऑप्शनल के, जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। उसके अलावा जो सबको पेपर देना ही देना है, वन इज जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, ये है उसका सिलेबस। जो जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 1 में आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। नाउ लुक ओवर हियर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, दैट मींस नाउ इन द मेंस सिलेबस, not just the ancient history, not just the medieval history, not just the modern history, but world history is also a part। जो world history आपके prelims के syllabus में नहीं थी, वो आपके mains के syllabus में है। इसी तरह से physical geography, Indian geography and world geography is also a part of GS paper 1। Apart from that, basic questions related to society, women empowerment is also asked in this GS paper 1। जो GS पेपर 2 होता है, उसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जो जीएस पेपर 3 होता है, इसमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड सवाल आते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, एनवायरमेंट से, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो जीएस पेपर 4 होता है, इस पेपर को हम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, और इसमें भी आपसे कुछ बेसिक सवाल एथिक्स के, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपकी इंटीग्रिटी एक सिविल सर्वेंट बनने लायक है कि नहीं, आपका एक एप्टीट्यूड, अगर आपको एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रखा जाए तो आप उसमें किस तरह के डिसीजंस लेते हैं। ये सारे मॉरल साइंस इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 से 3 दिन में एक नया वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, जिसमें जो लोग यूपीएससी 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ईयरली प्लान बनाने वाला हूं, और उसके अलावा मैं ईयरली स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा और बुक लिस्ट भी शेयर करूंगा। ये सारे सब्जेक्ट्स आप कहां कहां से पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। ये प्लेलिस्ट यूपीएससी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सिलेबस स्ट्रेटजी, इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यूपीएससी में आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, उसमें अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, डिस्कस, इल्यूसिडेट, क्रिटिकली एनालाइज, उन सबको अगर आप समझना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आप नए हैं और if you are new and you want to know what should be a daily timetable for UPSC preparation, if you are a working professional, if you are a student, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करते हैं, whenever a student starts preparing for this examination, they do so many mistakes and later on they fail in this examination. So I have also made a video on most common mistakes by UPSC aspirants and I've also shared how you can avoid those mistakes. तो आप इसको भी देख सकते हैं। I hope this video was helpful to all of you. So thank you everybody for watching. God bless you.